हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों कैसे आप सब। तो हम आज से जो है वो कोर्स जो हमने लॉन्च किया है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो मैंने पहला टॉपिक चुना है वो है इंडियन पॉलिटी का। टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, स्ट्रेटजी वगैरह क्या रहेगी वो मैं आपको ग्रुप्स में शेयर करूंगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, वो ग्रुप्स में मैंने लिंक शेयर की है, वो आप प्लीज़ देखिएगा। उसमें स्ट्रेटजी वगैरह सिलेबस वगैरह मैंने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मैं इतना डिमांड करूंगा आपसे कि प्लीज़ आप एक रफ कॉपी और पेन जल्दी से तैयार रखिएगा, अपने सामने रखिए, क्योंकि मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में बता सकता हूं तो वो आप नोट डाउन करना। दूसरी बात, आप ये बताओगे कि हम पीडीएफ पढ़ेंगे, पीडीएफ से आपको ऐसे समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक ना कि आप लेक्चर देखोगे, क्योंकि ये नोट्स हैं। ठीक है, ये रिवीजन नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक ना कि आप लेक्चर देखोगे। तो चलिए मैं अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करता हूं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन किसको हम बोलते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल लैंग्वेज में हम आंसर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन ये एक रूल बुक है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं। ये एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, जिसमें लॉज लिखे हुए हैं। और ये लॉज किस लिए हैं, ये रूल्स किस लिए हैं? ये रूल्स हैं मेरे दोस्तों कंट्री के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे होते हैं, किस लिए लिखे होते हैं? कंट्री के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं किस लिए लिखे होते हैं? सिटीजन्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं किस लिए लिखे होते हैं? गवर्नमेंट के लिए। अब आप बताओगे कैसे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे होते हैं मेरे दोस्तों, उसमें यह कहा जाता है कि कंट्री जो है, एक कंट्री को हम कैसे गवर्न करेंगे, एक कंट्री को हम कैसे रन करेंगे, एक कंट्री जो है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ये किस में लिखा होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे होते हैं वो रूल्स किस लिए होते हैं? सिटीजन्स के लिए। अब आप बताओगे कैसे? सिटीजन्स के लिए क्या रूल्स होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स। वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब उन राइट्स को कौन बचाएगा? उन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ही बचाएगा। कैसे? आपने सुना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया है, एक रूल लिखा गया है, ठीक है, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। किस में लिखा हुआ है? शाबाश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यानी कि हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर तो ये सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। शाबाश। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स भी लिखे होते हैं जो आउटलाइन करते हैं कि गवर्नमेंट के कौन कौन से पावर्स हैं, गवर्नमेंट को क्या पावर्स हैं और गवर्नमेंट को क्या लिमिटेशंस हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है ये किस हद तक कानून बना सकती है, ये किस टाइप के कानून बना सकती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है ये किस तरीके के कानून नहीं बना सकती है, वो भी लिखा गया है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10th के बच्चे भी हैं जो फर्स्ट टाइम अफेयर हो रहे हैं जेके एसएसबी के लिए, जो अप्लाई कर रहे हैं पहली बार, उनके लिए मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं, ये एक रूल बुक है, ये एक बुक है किनकी? लॉज की, जिसमें लॉज लिखे होते हैं। वो लॉज कंट्री के लिए होते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि एक कंट्री जो है उसको हम कैसे चलाएंगे। उसमें ये लिखा होता है कि सिटीजन्स के राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसमें ये लिखा होता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को कितने पावर्स हम देंगे और कितने लिमिटेशंस रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ये स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि हमने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें क्यों जरूरत पड़ी, इंडिया के लिए रूल्स क्यों जरूरत पड़ी। ये रूल्स जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आज टॉपिक है, इसमें आप देख रहे हो बार बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बोला रूल्स, ठीक है, रूल बुक, लॉज। तो ये जो हमारे रूल्स हैं, हमारे लॉज जो हैं, ये किसने लिखे? ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है, ये रेज होता है। तो शाबाश, इसका जवाब यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेरे दोस्तों वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के जो ये रूल्स हैं कि इंडिया कैसे गवर्न होगी, इंडिया में जो राइट्स हैं सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, कैसे सिटीजन्स के राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट के कितने पावर्स हैं, कितने लिमिटेशंस हैं, ये रूल जो है, ये लॉ जो है किसने लिखे? ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखे। हाँ, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसको हम बोलते हैं? सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? आप मान लिख के चलिए कि ये जैसे आज का पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट में आप देखो देश के हर एक जगह से आप देखोगे, कोई भी स्टेट उठाओ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठाओ आप, ठीक है, तो वहां से एक एक मेंबर है हमारी पार्लियामेंट में। फिर ये एक बहुत बड़ी बॉडी बनती है ना, इसमें
शाबाश 500 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है, नियर अबाउट 550 मेंबर हैं। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी देश के हर एक कोने कोने से मेंबर जो हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर एक बॉडी बनी, ठीक है, 389 मेंबर्स का एक असेंबली बना, ठीक है, एक मतलब ग्रुप बना जिन्होंने फिर हमारे लिए ये रूल्स लिखे जिसका नाम पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ये बताओगे सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, हमें ये रूल्स लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए क्यों, क्योंकि आप सब ये जान रहे होंगे कि हम पहले ब्रिटिशर्स के अंडर थे। ब्रिटिशर्स यहाँ अपने मन मुताबिक के कानून बना रहे थे, ठीक है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सताया, ठीक है, वो हम बाकी हिस्ट्री में वो जो है बाकी टॉपिक्स कैसे सताया क्या किया वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। यहाँ पे आप ये बस जानने की कोशिश कीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वजूद में आया, ठीक है। तो देखिए, तो फिर हमने फ्रीडम मूवमेंट लड़ी। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही हमने उनसे ये डिमांड किया कि हम आपके कानून जो है वो हम नहीं मानेंगे, ठीक है, हम अपने कानून बनाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये किसने बोला कि हमारे जो कानून हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखेगी? अरे यार, सब तो डिमांड कर रहे हैं हमें यहाँ पे अपने कानून चाहिए, हम अपने कानूनों के हिसाब से कंट्री को रन करेंगे। ब्रिटिशर से तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मसला ये था कि ये कानून लिखेगा कौन, ठीक है। फिर सबसे पहले 1924 में ये आइडिया दिया स्वराज पार्टी ने, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। स्वराज पार्टी सबसे पहले ये आइडिया देती है कि हमारे जो कानून है, इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के लिए जो रूल्स हैं कि यहाँ की कंट्री कैसे रन की जाएगी, यहाँ की कंट्री कैसे गवर्न की जाएगी, यहाँ के सिटीजन जो है उनके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट किए जाएंगे, ये रूल जो है ये लिखेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये कौन सबसे पहले किसने आप आइडिया दिया? स्वराज पार्टी ने। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बताइए सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, तो वो दिया स्वराज पार्टी ने, ठीक है। एक हाँ चलिए, ये मैं बाद में आपको थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। तो 1924 के बाद 1934 में और एक बंदा आता है जिसका नाम होता है एम.एन. रॉय, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल फिलासफर होता है, एक फिलासफर होता है। ये भी डिमांड करता है ब्रिटिशर से कि आप यहां से भाग जाओ, हमें अपने कानून बनाने दीजिए, हमें यहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो प्रिपेयर करने दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये ऑफिशियली डिमांड करती हैं ब्रिटिशर से कि आप हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दीजिए जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रखेगी। 1935 के बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे, जो हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री था, पहला प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, वो डिमांड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, हमें अपने मेंबर्स होने चाहिए, भारत के मेंबर्स होने चाहिए जो भारत के लिए ही कानून लिखेंगे, ठीक है। हमें आउटसाइडर्स का कानून नहीं चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आउटसाइडर्स फॉरेनर्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू का डिमांड करता है 1938 में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि 1948 में जब ब्रिटिशर जो हैं अब ये तंग आ गए, ठीक है, इतने ही में 1940 के अराउंड एक वार ब्रिटिशर जो हैं वो लड़ रहे थे, एक वार लड़ रहे थे। वो कौन से वार लड़ रहे थे, कैसे लड़ रहे थे, वो मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। 1940 में फिर कांग्रेस हमें बोलती है कि हम आपको एक चीज ऑफर करेंगे। वो ऑफर जो है उसका नाम ही पड़ा था अगस्त ऑफर। इसका अगस्त ऑफर क्यों नाम पड़ा था, याद रखिएगा, लिखिए 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिशर्स ने हमें एक ऑफर दिया। उस टाइम पे वो वार लड़ रहे थे फॉरेन एक किसी कंट्री के साथ। तो उन्होंने बोला कि आप इंडियन जो हो, ठीक है, आप जो इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, आपकी जो आर्मी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भारत के जो सिटीजन है ना वो ब्रिटिश की आर्मी में सर्व कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो आर्मी है वो हमें अगर साथ देगी इस वार में, ठीक है, जो हम बाहर किसी देश में लड़ रहे हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं कि वार हम लड़ रहे हैं किसी दूसरे देश में, ठीक है। वार किस लिए लड़ रहे हैं? वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे देश को कब्जा करना चाहते हैं। और आर्मी किन से डिमांड कर रहे हैं? और भारत के लोगों को बोल रहे हैं कि आप वहां पे हमारे लिए लड़ो। अरे यार देखो, आप समझ में आपको आया? वो बोल रहे थे कि आप हमारे लिए वार लड़ो, कहां पे? किसी फॉरेन मुल्क में। और फिर वो जब अब हम वार जीतेंगे तो वो मुल्क जो है उसके ऊपर फिर हम कंट्रोल करेंगे। कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स। लेकिन वहां पे किसकी आर्मी मरेगी? हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत के लोग वहां पे मरेंगे। तो वो हमें यही ऑफर दे रहे थे कि आपके जो लोग हैं, आपकी जो आर्मी है वो हमें सपोर्ट करे वार में। फिर जब वार खत्म होगा, वार खत्म होने के बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उस पे हम फिर ये कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम पड़ा अगस्त ऑफर। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1940 को उन्होंने हमें
क्या किया था, ऑफर किया था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो अगस्त ऑफर है क्या ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट की? नहीं, ये उन्होंने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं की। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, क्या अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था? नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला यार हमारी आर्मी जो है, हमारे लोग हैं, वो आपके लिए क्यों लड़ेंगे वहां पे, और आप बोल रहे हो कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बनाने देंगे, वो भी वार के बाद। क्या पता वार के बाद उनका इरादा बदल जाए, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनको ये जो अगस्त ऑफर है ये रिजेक्ट किया, बोला उनको हम आपका ये नहीं मानते, ये डिसीजन। ठीक है। उसके बाद 1942 में दूसरा एक वो मान लो ऑफर हमें देते हैं, जिसका नाम पड़ता है क्रिप्स प्रपोजल। क्या? जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल। तो क्या ये जो क्रिप्स प्रपोजल है, इस क्रिप्स प्रपोजल में क्या लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भारत के लिए बनाई जाएगी। हाँ, क्रिप्स प्रपोजल जब उन्होंने दिया, जब उन्होंने दूसरा ऑफर दिया क्रिप्स प्रपोजल, उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए बनाई जाएगी, जिसमें भारत के ही लोग होंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ में उसमें यह भी बोला कि हम आपको सिर्फ डोमिनियन स्टेट्स प्रोवाइड करेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है हाफ इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यह होता है कि हम आपको आजादी देंगे, आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ, लेकिन आपकी जो आर्मी है, आपका जो डिफेंस है, आपकी जो फॉरेन अफेयर्स है, वो हम खुद कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये किन्होंने बोला? ये क्रिप्स प्रपोजल में ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं। क्या अब कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, कांग्रेस ने इसको भी रिजेक्ट किया। याद रखिएगा, कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रपोजल को भी, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रपोजल को भी क्या किया? शाबाश, रिजेक्ट किया। क्यों? इन्होंने बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रही थी फुल इंडिपेंडेंस। वो बोल रही थी कि हम अपनी आर्मी को खुद ही कंट्रोल करेंगे। वो बोल रहे थे कि हम अपने जो फॉरेन रिलेशंस वो जो है वो हम खुद ही तैयार करेंगे। तो ब्रिटिशर्स तो बोल रहे हैं कि हम आपको हाफ इंडिपेंडेंस देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, वो भी क्रिप्स प्रपोजल में बोल रहे हैं। तो इसलिए हमने क्रिप्स प्रपोजल जो है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? रिजेक्ट किया। और मुस्लिम लीग जो है उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद 1946 में और एक प्लान वो बनाते हैं जिसका नाम पड़ता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसको हम CMP भी बोलते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है मेरे दोस्तों, इसको क्या हमने इसको एक्सेप्ट किया? बिल्कुल, इसको हमने एक्सेप्ट किया। इसको मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो यहां तक टाइमलाइन थी, आपको याद रखना है। 1924 में पहले स्वराज पार्टी ने किया, 1934 में MN रॉय ने डिमांड की, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की, 1938 में नेहरू ने डिमांड की, 1940 में फिर उन्होंने मान लिया था किसी हद तक कि ठीक है हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ और शर्त रखे थे कि आप हमारे लिए वार लड़ो और वार खत्म होने के बाद हम आपको असेंबली बनाने देंगे। तो इसलिए हमने अगस्त ऑफर को क्या किया? रिजेक्ट किया कांग्रेस ने। उसके बाद 1942 में उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब आपके लिए दूसरा एक प्रपोजल आते हैं जिसका नाम पड़ा क्रिप्स प्रपोजल। उन्होंने बोला चलिए हम आपके लिए अब क्या करेंगे, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे। लेकिन क्रिप्स प्रपोजल में तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको हाफ इंडिपेंडेंस देंगे, हम आपको सिर्फ डोमिनियन स्टेट देंगे, इसलिए हमने क्रिप्स प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग ने भी उसको रिजेक्ट किया, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद 1946 में इन्होंने बोला कोई बात नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान हम भेज रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है इसमें 3 मेंबर्स थे, उनका नाम भी मैं आपको अभी बताऊंगा। 1946 में फिर उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, जिसके अकॉर्डिंग फिर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किसके हिसाब से बनी थी? वो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से ही बनी थी। यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान में जो उन्होंने बोला उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो की। ठीक है, उसमें बिल्कुल फिर सारे मेंबर जो हैं वो इंडिया के ही थे। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखिए JKP कांस्टेबल वालों याद रखिएगा, देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे दोस्तों ये है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की ऑफिशियली कि हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, शाबाश, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस सेशन में, ठीक है, ये किस सेशन में उन्होंने डिमांड किया था? तो याद रखना ये उन्होंने लखनऊ सेशन में डिमांड किया था। अब आप ये बताओगे सर आपने तो अब ये सेशन बोला, ये सेशन क्या था? देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मिनिमम साल में एक बार ये साल में मिलते थे और उसके बाद ये स्टेप्स लेते थे कि अब हमें आगे जो है फ्रीडम मूवमेंट जो है कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने हैं। तो इसी में क्या हुआ, जब ये लखनऊ में मीट हो रहे थे, इनकी मीटिंग चल रही थी 1935 में, उन्होंने वहां पे डिसाइड किया,
उस मीटिंग में क्यों ना हम ब्रिटिशर से डिमांड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इसलिए लखनऊ का वो मीटिंग था, लखनऊ की वो सेशन थी जहां पे उन्होंने डिमांड किया पहली बार ऑफिशियली। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने 1938 में जब ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो उन्होंने किस सेशन में किया था? तो याद रखिएगा, हरिपोरा सेशन। हरिपोरा सेशन में उन्होंने, यानी कि हरिपोरा में ये मीटिंग चल रही थी, उसके दौरान ही जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला कि हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। किस से ये डिमांड रखी? शाबाश, ब्रिटिशर से। तो अब तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये बताइए, अगस्त ऑफर जो है, अगस्त ऑफर कब आया? अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिशर्स ने हमें ऑफर किया, ठीक है, लेकिन हमने इसको रिजेक्ट किया। अगस्त ऑफर के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शाबाश, जबरदस्त फैक्चुअल क्वेश्चन है, यही आपको पूछे जाएंगे, याद रखो, ठीक है। तो अगस्त ऑफर के दौरान हमारे भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। इसी तरीके से जब क्रिप्स का प्रपोजल आया, क्रिप्स का प्रपोजल जब आया, उस टाइम पे कौन था भारत का वाइसराय? उस टाइम पे भी लॉर्ड लिनलिथगो ही था, ठीक है। फिर यह पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है मेरे दोस्तों, जिस टाइम पे कैबिनेट मिशन प्लान यहां आया भारत, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? ये 3 मेंबर्स थे जिनको यहां भेजा गया, उसको ही नाम पड़ा कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो उस टाइम पे यहां पे वाइसराय कौन था? उस टाइम पे लॉर्ड वेविल जो है वो वाइसराय था। शाबाश। अब क्वेश्चन, अगर मैं आपको कल मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन डालूंगा तो आपको आंसर शाबाश आना चाहिए उस टाइम। कल आपका मॉक टेस्ट जो है वो लाइव होगा यूट्यूब पे कल से। आज तो मैंने नहीं बना सका क्योंकि आज टाइम मुझे नहीं मिला। कल से आपको कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे लाइव मॉक टेस्ट होगा, लाइव में आपके आंसर्स देखूंगा, लाइव आपका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैबिनेट मिशन प्लान जो है इसमें 3 मेंबर्स थे। कितने थे? ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसमें 3 मेंबर्स थे जिनको भारत भेजा गया था, ठीक है। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें कौन कौन सा मेंबर था, उनका नाम क्या था? सबसे पहले ये 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान बना, ठीक है। और उसके बाद आप ये याद रखोगे कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें 3 मेंबर्स थे। एक का नाम था शाबाश, एक का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स एक का नाम था, नोट करो, मैंने पहले बोला ना, रफ का भी साथ रखना, स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे का नाम था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। तीसरे का नाम क्या था? शाबाश, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ठीक। चलिए, ये तो आपको पता चल गया। अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, कैबिनेट मिशन प्लान, अंग्रेजों ने भी कहा कोई बात नहीं, बनाओ अपना, आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई तो ये हमने कैसे बनाई फिर, ठीक है, ये हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल हमने रखा, उसका सिंबल हमने रखा था एलिफेंट। क्या रखा हमने? शाबाश। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल हमने रखा मेरे दोस्तों, वो हमने रखा एलिफेंट। क्या रखा? एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एडवाइजर था, ठीक है, वो था BN राव, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेक्रेटरी था वो था HVR अयंगर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चीफ ड्राफ्ट्समैन था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीफ ड्राफ्ट्समैन था वो था SN मुखर्जी। याद रहेगा ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में आज होता है ना, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विप होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जो ये पोजीशंस थी, ठीक है, ये पोस्ट्स थे। तो इसलिए आपको याद रखना है, एडवाइजर था BN राव, सेक्रेटरी था HVR अयंगर, चीफ ड्राफ्ट्समैन जो था वो SN मुखर्जी था। अब देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है मेरे दोस्तों, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल अक्रॉस इंडिया थे। मैंने पहले बोला ना आपको, भारत के हर एक जगह से मेंबर आए हुए थे, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये अंडर कैबिनेट मिशन प्लान बना, जो मैंने अभी आपको बोला। कब बना? डेट याद रखना, ये नवंबर 1946 को बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 को बनी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेरे दोस्तों टोटल 389 मेंबर्स थे। कितने थे? 389 मेंबर्स। ये जो 389 मेंबर्स थे, इसमें 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया से चुने गए थे, 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से चुने जाने वाले थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा, कैबिनेट मिशन प्लान जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, उन्होंने बोला कि आप 389 मेंबर्स चुन सकते हो। हाँ, ये किसने? ये ब्रिटिशर्स अभी हमें कह रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, उसमें 389 मेंबर्स होने चाहिए। उन 389 मेंबर्स में से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया से होंगे। यानी कि वो ब्रिटिश इंडिया किसको बोलते थे? यानी कि वो एरिया जहां पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उसी को हम ब्रिटिश इंडिया बोल रहे थे। तो 296 मेंबर जो है वो ब्रिटिश इंडिया से होने चाहिए और 93 मेंबर जो है वो प्रिंसली स्टेट से होने चाहिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि जो 296 मेंबर्स थे इनको हमें इलेक्ट करना था। क्या करना था? इनको हमें इलेक्ट करना था, हमें वोट डालना था। ठीक है, वोट डालना था, वोट डाल के हमें अपना एक मेंबर चुनना था। ठीक है, तो वोट किनको डालना था? वोट आम लोगों को लेकिन नहीं डालना था। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको पता होगा हमारे यहाँ स्टेट में असेंबली होती हैं, जैसे हमारे JNK के लिए हमें अपनी असेंबली होती है। ठीक है, फिर सेंटर में पार्लियामेंट होता है। ठीक है, तो इसके पावर्स कम होते हैं, इसके पावर्स ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे ना, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे ना, जैसे आप मान लीजिए महाराष्ट्र था, मुंबई था, बंगाल था, कलकत्ता था, वहाँ पे ये जो है ना ये असेंबलीज होती थी। ठीक है, वहाँ पे इसी तरीके से जो है ना उनको हम बोलते थे प्रोविंशियल असेंबलीज। क्या बोलते थे उनको हम? प्रोविंशियल असेंबलीज। जैसे आज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना स्टेट्स में, उस टाइम पे भी प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स चुनने थे ना, ये पता है किनको चुनने थे? ये प्रोविंशियल असेंबलीज में जो मेंबर्स थे ना, उनको ही चुनना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन जाएगा। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में हम चुनते हैं ना, अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव में हम ये चुनते हैं ना कि राज्यसभा में कौन जाएगा, हमारी स्टेट से राज्यसभा में कौन जाएगा, कौन कौन से मेंबर जाएंगे। उसी तरीके से प्रोविंशियल असेंबलीज ने ये चुना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से मेंबर जाएंगे। ठीक है, तो उनको ही वोट डालना था, आम लोगों को वोट नहीं डालना था। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ। तो मैं आपको बोल रहा था 389 मेंबर्स थे टोटल, इसमें से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया से चुनने थे, 93 मेंबर जो है वो प्रिंसली स्टेट से चुनने थे। जो 296 थे वो इलेक्ट होने वाले थे, उनको हमें वोट डालना था, लेकिन लोगों को वोट नहीं डालना था। किनको वोट डालना था? प्रोविंशियल असेंबलीज को वोट डालना था। और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से होने वाले थे, लेकिन उनको नॉमिनेट किया जाना था। ठीक है, उनका इलेक्शन नहीं होने वाला था। ऐसे ही प्रिंसली स्टेटस जो थे वहां पे कौन रूल कर रहे थे? वहां पे नवाब रूल कर रहे थे, महाराजाज रूल कर रहे थे, तो उनको मर्जी थी वो किसको भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनको ये ऐसे ही एक छूट दी गई थी। अब देखिए, ये जो 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से आने वाले थे, ठीक है, भारत में टोटल उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान मिक्स था ना। ठीक है, उस टाइम पे पाकिस्तान सेपरेट कंट्री मत थी। तो उस टाइम पे पूरा जो ये इंडिया था जिसपे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे 11 प्रोविंसेस बनाई थी। जैसे आज हमें यहाँ पे 28 स्टेट्स है ना, उसी तरीके से उस टाइम पे 28 स्टेट्स नहीं थी, उस टाइम पे 11 प्रोविंस थी। आप कह सकते हो 11 स्टेट्स थी। और इन 11 स्टेट से 292 मेंबर्स चुनने थे। कितने चुनने थे? 292 मेंबर्स चुनने थे। और 4 मेंबर जो हैं वो कहां से चुने थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। देखिए मैं यहां पे आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। कितने मेंबर्स चुने थे? देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एरिया कैसे डिवाइड होता था। जिस टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, उस टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया एम्पायर था। वो ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जो है ना वो प्रोविंसेस में, ठीक है, एम्पायर जो था उनका वो प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने किया था, डिवाइड किया था। ठीक है ना। तो इन प्रोविंसेस से ही अब क्या होने वाला था? कितने प्रोविंस थे टोटल? 11 प्रोविंसेस। इन प्रोविंसेस से ही हमें कितने मेंबर्स चुनने थे? 292 मेंबर्स। ठीक है, और 4 मेंबर जो है वो हमें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से चुनने थे। अब आप बताओगे सर ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन सी थी? गवर्नर प्रोविंसेस तो आपको समझ में आ गई, वहां पे उन्होंने छोटे छोटे गवर्नर रखे थे, वाइसराय के अंडर जो काम कर रहे थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कौन करता है? गवर्नर काम करता है, चीफ मिनिस्टर काम करता है। उस टाइम पे भी क्या होता था? जो वाइसराय होता था, वाइसराय के अंडर गवर्नर काम करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो 11 प्रोविंसेस है, 11 प्रोविंसेस से कितने मेंबर चुने थे? 292 मेंबर चुने थे। 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, 4 मेंबर्स वहां से चुने थे। फिर कितने हुए? 292 प्लस 4 कितने हो गए? 296। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ था गवर्नर प्रोविंसेस में और चीफ कमिश्नर प्रोविंस में। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आज का हमारा इंडिया डिवाइड किया है हमने स्टेट्स में, 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया जो है वो डिवाइड किया था उन्होंने 11 गवर्नर प्रोविंसेस में और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस का जो पॉपुलेशन और साइज है ना वो बहुत कम होता था। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हुआ? 296 मेंबर चुने थे ब्रिटिश इंडिया से, उसमें से 292 स्टेट से चुने थे, यानी कि गवर्नर प्रोविंस से चुने थे। 4 जो है वो मान लीजिए यूनियन टेरिटरी से चुने थे। आज का हम यूनियन टेरिटरी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, उस टाइम पे चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करती थी, तो 4 मेंबर्स वहां से चुने थे। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो हमें नॉमिनेट करने थे। अब क्वेश्चन ये आएगा आपको, ये बताइए
टोटल जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो तो 389 थे, ये हमें पता है। लेकिन उस टाइम पे ये भी आपको पता होगा, जिस टाइम पे हम आज़ादी मांग रहे थे तो उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही कंट्री थी, ठीक है, पाकिस्तान सेपरेट कंट्री नहीं थी। उसके बाद जब पाकिस्तान सेपरेट कंट्री बनी तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिमांड की ना, उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिमांड की थी। उस टाइम पे हमें ये मत पता था पाकिस्तान अलग हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो टोटल मेंबर्स थे वो 389 थे, उसमें पाकिस्तान से भी कुछ मेंबर्स थे। फिर जब पाकिस्तान अलग हुआ, जाहिर सी बात है वहाँ के जो मेंबर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे वो तो भाग जाएंगे ना, उनको तो अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है। तो वो जब भाग गए उसके बाद हमें 292 मेंबर्स अपने इंडिया के बचे। कितने? यानी कि 93 मेंबर जो थे पाकिस्तान के, जब उनको अपनी कंट्री सेपरेट कंट्री दी गई वो फिर यहां से भाग गए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। वो फिर हमारे इंडिया में फिर 299 मेंबर ही रह गए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। यानी कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ 299 मेंबर्स ने ही बनाई है, ठीक है। तो मुझे लगता है 10 बज गए, 10:05 हो गया टाइम, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। आज मान लीजिए आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पॉलिटी का। तो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट नहीं किया है, ये बात याद रखिएगा। अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो कल मैं ज़रूर कोशिश करूँगा ये मैं पूरा कंप्लीट करूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और देखिए आप मुझे ज़रूर बताइए, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको बोला है। तो 8:30 के बाद, शाम के 8:30 के बाद मैं आपको कभी भी रिप्लाई दे सकता हूँ, लेकिन दिन में मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। कोई भी सजेशन होगी, अगर आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा क्लासेस आए या पढ़ाने का तरीका वो थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा जो लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा सिंपल यूज़ में कर रहा हूँ, कुछ भी जो भी क्वेरी होगी आप मुझे भेज सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।